gene product. The isolation of the gene product, that is what we will be talking about today. Yes, good evening everyone. होपफुली सभी को ध्यान होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट किस तरह से बनाया जाता है और फिर हम कैसे रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो यही है आज का हमारा टॉपिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो अब ये तो अभी तक जो हम प्रोसेसेस कर रहे थे वो तो लैब में कर रहे हैं। तो लैब में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा भी वो बहुत कम बनेगा, अगर आपका बनेगा तो, ठीक है। तो अब ये जनरली जो ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है ना वो बनाती है, ठीक है। तो आज हमें ये देखना है कि बड़ी स्केल पे हम कैसे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो देखो, जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनेगा तभी कंपनी जो है उसको उसमें मार्केटिंग करेगी, उसको मार्केट में ले आएगी और फिर उसको बेचेगी, है ना? इज दैट क्लियर? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखते हैं कि एक काम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए पहले बात तो एक चीज समझ लीजिए, हम दो टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे। एक है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और दूसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेसेस हम लोगों ने अभी तक पढ़े ना, वो थे एक्चुअली अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आते हैं। वो सब जो भी हमने अभी तक यहाँ पे करे, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि भाई सीड को कैसे, सीड मतलब यहाँ पे क्या है, वही जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उनको किस तरह से करेंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि उसको स्केल अप कैसे किया जाए, और उसके लिए क्या होते हैं, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स, हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे कि हम इस चीज को कर सकें। तो जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सीड स्टॉक मतलब क्या है, यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके नंबर्स बताएंगे, फिर आप उसको और ज्यादा लार्जर स्केल पे आपको करना। तो ये सब आएगा किसमें, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो हो सकता है आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो इस वजह से। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, सीड स्टॉक से क्या मतलब है, स्केलिंग अप का क्या मतलब है। टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो? क्यों बेटा अर्पिता? यस सर। ठीक है, मैं 1 मिनट बस आपका टेस्ट बता रहा हूँ कि कब हो। चलो पहले उसी के इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। एक मिनट मुझे मत आप लीजिए आप। Just give me 1 minute only. और उसी अतुल कहाँ है, क्लास में नहीं है?
आपका बैच है 483 है ना? जस्ट एक मिनट। तो है टेस्ट उस दिन। ये देखिए, ये है आपका, मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर की है। होपफुली सभी ने देख लिया होगा। एज सच देखो, ज़ूलॉजी में क्या आ रहा है, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनिमल ब्रीडिंग, जो कि आप पढ़ चुके हैं, और फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसके जो शुरुआत के 6 लेक्चर्स हैं उनका सिलेबस, ठीक है ना? तो आई थिंक ये आप हो ही गया है आज, तो आज ही हो गया। जी बताइए। सिलेबस हमें मिल गया था, वो ना टेस्ट कर ली था बट हुआ नहीं। ठीक है, Yes, वही मैं sir. ये, हाँ ठीक, वही मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा, ये 7 दिसंबर की बात हो रही है, जो ये अभी अपडेट है, जो मुझे यहाँ पे वो ये है 7 दिसंबर को आप लोगों का टेस्ट। तो इसमें ज़ूलॉजी में मैं बता रहा हूँ, देखो एक एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर आ रहा है, और दूसरा ये बायोटेक्नोलॉजी के पहले 6 लेक्चर्स का आ रहा है। समझ लीजिए पूरा ही चैप्टर आ रहा है यहाँ तक, जहाँ तक आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो ये है। बॉटनी में भी वही स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले 7 जो लेक्चर्स होंगे उनका सिलेबस होगा आपका। तो सर कल की टेस्ट का क्या हुआ? कल भी टेस्ट था लेकिन वो हुआ ही नहीं, तो उसका पेपर तो नहीं actually- हुआ ना, तो नहीं हुआ ना, तो बात खत्म हो गई फिर। तो तो सर बस ऐसे बात, सर मतलब वो टेस्ट 7 को होंगे ना? हाँ ये 7 को होगा, यही होगा, क्योंकि सिलेबस मेरे ख्याल से सिलेबस की प्रॉब्लम हो रही होगी कुछ सब्जेक्ट्स में, हो नहीं सकता है। सर, सिलेबस की प्रॉब्लम नहीं थी, बेटा परफेक्टली आपके नहीं है, सुन तो लो अभी, हो सकता है आपके बैच में ना हो, तो ये बहुत सारे बैचेस का एक साथ होता है, ठीक है ना? तो वो इस वजह से हो गया होगा, ठीक ओके ठीक है सर. कहीं। हाँ तो आपको तो 1 हफ्ता और ही मिल गया है, तो आप तब तक वही अगर तैयारी था तो आपको सही है, फिर तो आपको और टाइम मिला तो और क्वेश्चंस का वो पूरा हफ्ता है, तो अच्छा और स्कोर होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, सीड स्टॉक की, और स्केलिंग अप से क्या मतलब है। तो जरा देखिए आप ये वीडियो और फिर इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो मुख्य रूप से 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ही हो, चाहे आप स्मॉल स्केल पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसके ये 2 मुख्य स्टेप्स तो होंगे ही होंगे। नंबर 1 इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड नंबर 2 इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो पहले समझाता हूं कि अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हमारा क्या तात्पर्य है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हमारा क्या मतलब है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है कि वो सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इस तैयारी तक कि आपने वो पर्टिकुलर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ट्रांसफॉर्मेंट है वो बना लिया और उसे कल्चर मीडियम में डाल दिया और रख दिया कि भाई अब तुम ग्रो करो, यहां पे सूटेबल कंडीशंस दे दी। ये तो हुआ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो इनिशियल स्टेप्स आएंगे जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या है? 1 2 3। पहला स्टेप सीड स्टॉक। सीड बीज वर्ड हमने यूज कर लिया। अब यहां पे ये कोई पौधे के बीज नहीं है, यहां पे सीड रेफर कर रहा है उस इनिशियल मटेरियल को, उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, कि उसका स्टॉक चाहिए आपको। नंबर 2 इज स्केलिंग अप, उसे स्केल अप करना होगा। एंड नंबर 3 इज बायोरिएक्टर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स हैं जिसमें ये फाइनल रिएक्शंस होंगी और प्रोडक्ट बनेगा।
फिर उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कैसे करना है वो एक अलग बात है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आए। तो पहले समझते हैं सीड स्टॉक से हमारा क्या मतलब है। देखिए जी, हम पढ़ने जा रहे हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पॉइंट नंबर 1 सीड स्टॉक। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। वो कैसे बनाया वो सारी स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम यूज करे, प्लाज्मिड का इस्तेमाल हुआ, पर्टिकुलर जगह पे जीन इंसर्ट करा, उस वेक्टर को कैसे हमने बैक्टीरियल सेल में पहुंचाया। तो ये तैयार हो गया हमारा सीड स्टॉक। समझे किसको रेफर कर रहा है? सीड्स तो वही हुए ना, बीज तो वही हुए, यही पनपेंगे आगे, यही ग्रो करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। नाउ अब जो हमारा ई कोलाई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको कल्चर प्लेट्स पर हमने ट्रांसफर करा। प्लेट्स होती हैं प्रॉपर पेट्री डिशेस, एकदम स्टेराइल, कल्चर मीडियम डाला उसमें और ये बैक्टीरिया उसमें शिफ्ट करे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, कल्चर ब्रॉथ बना सकते हैं इससे। ब्रॉथ वर्ड का मतलब हिंदी में समझते हैं? शोरबा, है ना। जैसे कहते हैं इस चीज का शोरबा बना दीजिए, बॉयल करके ब्रॉथ बना दीजिए, तो ब्रॉथ टर्म हमने यहां पे यूज किया है। तो ई कोलाई को हम ये स्टेराइल ट्यूब्स जो हैं इसमें हमने शिफ्ट करा कल्चर मीडियम में, तो हमने कह दिया कल्चर ब्रॉथ। तो यहां तो हमारे पास कल्चर प्लेट है, यहां हमारे पास कल्चर ब्रॉथ है, दोनों ले सकते हैं जी। ठीक है जी। सो दिस इज कल्चर प्लेट, दिस इज कल्चर ब्रॉथ। टेस्ट ट्यूब जैसी चीज में डाला हमने। सीड स्टॉक इज रेडी एंड कैन बी स्टोर्ड एट। अब ये सीड स्टॉक हमारा तैयार हो गया। इनिशियल स्टेप्स हमने सारे फॉलो करके सीड स्टॉक बना लिया। इसे स्टोर कर सकते हैं कितने तापमान पे? -80 डिग्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबे समय तक इसे रखा जा सकता है। पहला स्टेप हो गया क्लियर जी, समझ आ गया ना क्या हमने डिस्कस करा है अभी? ठीक है जी। चल, सीड स्टॉक का जिक्र हो गया तो नंबर 2 पे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ गया स्केलिंग अप। इस चीज को स्केल अप करना, बढ़ाना। नाउ कल्चर ब्रॉथ में से इस पिपेट के जरिए हमने मटेरियल को कलेक्ट करा। कैन यू सी? पिपेट हमने इंट्रोड्यूस करा कल्चर ब्रॉथ में और फिर हमने उसे फ्रेश मीडियम में डाला। हमारे पास फ्लास्क में कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, एकदम सूटेबल कंडीशंस में। तो इनिशियल स्टॉक में से आपने थोड़ा सा लेकर के पिपेट में मटेरियल फ्रेश मीडियम में डाल दिया। अब यहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई तो करेंगे, कल्चर मीडियम उन्हें मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, खाने पीने के लिए चीजें मिल गई, तो भाई चलो रिप्रोड्यूस करो फिर। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द स्केलिंग अप प्रोसेस। नाउ जिन फ्लास्क्स में आपने डाल दिया है इनिशियल उस मटेरियल को, अब उन्हें शेकर इंक्यूबेटर में रखना होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तापमान मेंटेन्ड है और फ्लास्क शेक भी कर रही हैं, ऐसे ऐसे हिल रही हैं। हिलना भी जरूरी है, नहीं तो सब क्लम्प कर जाएंगे, बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे, क्लम्प्स बन जाएंगे। तो शेकर इंक्यूबेटर। अब आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। देखो ये है पहला सीड स्टॉक। सीड स्टॉक मतलब वही है कि जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है ना, उसको आपने होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक, यहाँ तक तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। जो होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको कल्चर किया जाता है ऑन ए पेट्री डिश, ठीक है, और इन अ ट्यूब ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। या तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर ये ट्यूब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का, या ये पेट्री प्लेट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इस कल्चर को यूज किया जाता है एज सीड स्टॉक कल्चर, क्योंकि आप देखो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा आ चुका है, तो ये अब हमेशा हमारे काम आ सकता है। अच्छा, इसको जो ये सीड कल्चर है, इसको बहुत लो टेम्परेचर पे अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक 7th को है बेटा।
इसको समझो बेटा, ये यहाँ का काफी ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में लास्ट में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं आपके टेस्ट पेपर के बारे में, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, ये है सीड स्टॉक, मतलब विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिमेंबर दैट, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट इज अ सोर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब इसमें होते हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक, ये सभी को समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो आपने सीड स्टॉक था उसको लिया जाता है उस कल्चर को, एंड इट इज एडेड टू ए लार्ज फ्लास्क कंटेनिंग फ्रेश मीडियम। अब ये लार्जर फ्लास्क में कर दिया, थोड़ा सा स्केल अप कर रहे हैं अब हम। ठीक, अब इसको भी क्या कर रखा जाएगा, इन अ incubator which provides the optimum condition, which will provide it the maximum conditions for growth, कि इसके ग्रोथ के कंडीशंस जो है वो ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? अगेन इट प्रोवाइड्स गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक फॉर कल्चरिंग सेवरल लीटर्स ऑफ फ्रेश होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर आइसोलेटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाना, तो उसके लिए इट विल एक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ स्टॉक। अगेन what is the role? It provides recombinant bacteria, recombinant host cell हमें मिलेंगे इससे। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? क्यों बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द अपस्केल प्रोसेस। ठीक है ना, अपस्केल प्रोसेसिंग, जिसको क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स। क्या बोलते हैं आप? बायोरिएक्टर्स। मतलब अब लार्ज स्केल पे होगा ये काम, जो हम अभी तक काम कर रहे थे लैब के अंदर, वो अब लार्ज स्केल पे, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे अब हम इस काम को करना चाहते हैं। होपफुली दैट इज क्लियर। तो आप ये सबसे पहले देखिए, ये वीडियो देखिए आप, फिर हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो आप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं? अब हम स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, इनको फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। बायोरिएक्टर्स को हम के लिए हम टर्म फर्मेंटर भी यूज करते हैं, बट ऐसा नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन जो है एक एनारोबिक प्रोसेस है, बट यहाँ पे जब हम फर्मेंटर टर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस ही हो रही है, ये एरोबिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो चलिए अब आप इस वीडियो को आराम से देखिए और फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन करते हैं। Third step, this part is very important to understand. Upstream processing में नंबर 1 क्या था? इनिशियल सीड स्टॉक प्रिपेयर करना, नंबर 2 स्केलिंग अप करना, राइट, एंड नंबर 3 इज द यूज ऑफ बायोरिएक्टर। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं बना हुआ है? बायोरिएक्टर एक बड़ा सा वेसल होता है जिसके अंदर सूटेबल कंडीशंस मेंटेन्ड है, टेम्परेचर की, पीएच की, राइट, एयर की जरूरत है तो एयर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोटर लगी हुई है जो एक शाफ्ट को और फैंस को रोटेट कर रही है, लगातार मटेरियल मिक्स हो रहा है उसमें, यहीं पे आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है लार्ज स्केल पे। कल्चर मीडियम डाला गया, इनोक्यूलम डाला गया है इसमें, ठीक है, दैट इज बायोरिएक्टर। सो बायोरिएक्टर इज अ लार्ज वेसल, 100 से 1000 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी हो सकती है। इससे बड़े बड़े भी बायोरिएक्टर्स आते हैं, ठीक है, राइट। नाउ बायोरिएक्टर्स में हो क्या रहा है? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल क्या होगा? एक तो कल्चर मीडियम डाला और जो हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, वो डाले, टेम्परेचर मेंटेन करा, पीएच मेंटेन करा, राइट। सो रॉ मटेरियल्स they get converted into products which can be proteins, enzymes, vitamins.
अब डिपेंड करता है कि आप उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए क्या बनाने जा रहे हैं। क्या आप किसी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जैसे कि इंसुलिन? क्या आप किसी विटामिन का निर्माण कर रहे हैं? क्या आप किसी एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ये सब चीजें बनाई जाती हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये ऐसे ब्लेड्स जो लगे हुए हैं कैसे रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब डिटेल में बताता हूं आगे मैं आपको बायोरिएक्टर के बारे में। ना जो सेल्स यूज हो रहे हैं यहां पे, दे कैन बी प्लांट सेल्स, दे कैन बी एनिमल सेल्स, दे कैन बी ह्यूमन सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो आपका इनिशियल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? इट कैन बी plant cell, it can be animal cell, it can be cells from the human body also. Human cells can also be used. Bioreactors provide optimal growth conditions. इस तरीके से डिजाइन किया गया उस वेसल को कि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है, जितना तापमान आप चाहें। पानी का सर्कुलेशन भी बना रहता है उसमें कि भाई अगर तापमान उसमें कम होने लगे तो गर्म पानी हमने उसके बाहर वाले जैकेट में से इंट्रोड्यूस करा ताकि तापमान ज्यादा हो। अगर ज्यादा हो गया तो हम ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। सो टेम्परेचर मेंटेन्ड है। पीएच प्रोब होती है उसमें, जिससे हम पीएच मॉनिटर करते रहते हैं। पीएच में गड़बड़ होने लगे तो डिपेंडिंग अपॉन की बेस डालना है या एसिड डालना है, हम पीएच को रेगुलेट कर लेते हैं। सबस्ट्रेट हम डालेंगे, इसमें सॉल्ट्स होंगे, वाइटामिन्स है, ऑक्सीजन का फ्लो होगा अगर जरूरी है तो। ठीक है जी। सो बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो बात समझ में आई। ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये लार्ज वेसल्स होते हैं। लगभग इनका जो वॉल्यूम होता है सबसे पहले 100 to 1000 लीटर्स। ये देखिए ये है, और इनमें ना ये जो इसकी बेस होती है वो होती है, ये सिलेंड्रिकल आपको दिख ही रहा है। जिसकी बेस है वो कर्व्ड होती है ताकि क्या है वो थोड़ा सा रोटेट करता जाएगा, जिससे जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना वो मिक्स अप हो जाएंगे। So it is a vessel with controlled conditions where cells are induced to convert raw materials into produces such as proteins, vitamins and enzymes. ये बात समझ में आई? ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर। अच्छा, जिन सेल्स को हम इस प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, ये कोई भी सेल हो सकती है। वो सेल तो कोई भी हो सकती है, माइक्रोबियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, या इवन एनिमल या ह्यूमन सेल्स भी हो सकती है। अच्छा, ये जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल वेसल्स, अब इसको याद रखना कि इसको ना फर्मेंटर भी हम लोग टर्म यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा एनारोबिक प्रोसेस ही होगा, ये एरोबिक प्रोसेस भी होता है। बट ट्रेडिशनली हम लोग कोई भी दोनों टर्म्स यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल वेसल जो है इट विल प्रोवाइड इट ए सूटेबल टेम्परेचर, कि उस जिस टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर टाइप की सेल जो है ना वो ग्रो करे ऑप्टिमली। पीएच, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, सॉल्ट्स, विटामिन और ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? ये है, हम बात कर रहे हैं बायोरिएक्टर्स की कि होते क्या है और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। So here is a question for you. Which vector can clone only a small fragment of DNA? Option A, bacterial artificial chromosomes. Option B, yeast artificial chromosomes. Option C, plasmid. And option D is cosmid. Very good. Most of you have answered it correctly, and the correct answer, students, it is the plasmid.
ये जो बाकी है ना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या कॉस्मेट, ये किसके लिए होते हैं? लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, प्लाज्मिड पढ़ चुके हो आप लोग। दे आर एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और उसके अलावा क्या होते हैं? ये हमेशा डबल स्ट्रेंड होते हैं एंड इनमें कोई वाइटल जीन नहीं होता है जो कि उस पर्टिकुलर सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है, और कोडिंग रीजन्स या इंट्रॉन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। होपफुली ये सब टर्म्स आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो, पढ़ा हुआ है आपका लोगों का जेनेटिक्स में। ठीक है, ये तो हो गया प्लाज्मिड की बात। जो दूसरे इसके अलावा है, ये जैसे YAC मतलब आर्टिफिशियल यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनके अंदर क्या होते हैं? टेलोमेरिक सीक्वेंसेस होते हैं, सेंट्रोमियर होता है, और उसके अलावा होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ऑफ द यीस्ट क्रोमोसोम, और ये लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी क्लोन कर सकते हैं अराउंड 1000 kb। ठीक, ये जीन मैपिंग और जीन सीक्वेंसिंग में यूज करे जाते हैं। इसी तरह से एक और है बैक्टीरियल का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्लोन कर सकते हैं। देन अब ये देखिए, ये क्या था? कॉस्मेट। कॉस्मेट मतलब क्या है? ये होती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होपफुली सभी को याद होगा, वो वायरसेस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट ली जाती है जिसको बोलते हैं कॉस साइट, और उसके अलावा लिया जाता है प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई ये है फॉर एग्जांपल, ये लिया, तो ये भी लार्जर डीएनए सेगमेंट्स को कैरी कर सकता है। होपफुली दैट इज क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। तो अब जरा देखते हैं कि बायो रिएक्टर्स, एक्चुअली हमें आज का टॉपिक जो है ना वो बायो रिएक्टर्स के बारे में ज्यादा है। तो बायो रिएक्टर्स दो तरह के होते हैं मेनली, एक है स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर और दूसरा क्या है? स्पाज टैंक बायो रिएक्टर। दोनों को समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे देख लो, पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। ये यहाँ पे देख लो, ये लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स होती हैं, 100 से लेकर 1000 लीटर्स तक इनकी कैपेसिटी होती है, 100 to 1000 लीटर्स तक। अब यहाँ पे देख लो इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले तो एक मोटर है, ठीक है, और ये बीच में देख रहे हो यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं, ये जो रॉड है इसके साथ, इस मोटर के साथ रॉड अटैच्ड है, और ये है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ये क्या है? ये रोटेट कर, जब ये रोटेट करेगा ना तो ये घूमेगा, जैसे फैन के आर्म्स होते हैं वैसे ही ये भी घूमता है। और ये यहाँ पे है फोम ब्रेकर। कभी कभी क्या है, फोम बन जाता है यहाँ ऊपर, तो उसके लिए होता है, उसको ब्रेक करने के लिए होता है फोम ब्रेकर। और इधर क्या है? इधर है कल्चर ब्रॉथ। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर डालेंगे। और इधर से देखिए क्या है? स्टेराइल एयर, मतलब प्योर एयर, कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा? फिर ये है एसिड बेस बैलेंस। थर्मामीटर भी साथ में रखा जाता है ताकि देखा जाए कि टेम्परेचर कितना है अंदर। और ये देखिए, ये है स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। जब शुरुआत में ये करते हैं ना तो ये देखने के लिए कि कोई कॉन्टेमिनेशन ना हो, तो स्टीम से पूरे इसको, जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है ना, इसको क्लीन अप करा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल हम डालेंगे, साथ साथ क्या डालेंगे? वही रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, इसको समझो प्रिंसिपल क्या है। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाएगा, है ना? तो ये बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, या फिर विटामिन बना सकते हो। होस्ट सेल कोई सी भी हो सकती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये है स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अच्छा, ये ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम मतलब जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ ये होस्ट सेल जो है ना वो हमारा कर सकती है। जैसे बेस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अवेलेबल कराएंगे, सॉल्ट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन, ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो है ना हम अवेलेबल करा देंगे इस बायोरिएक्टर के अंदर। ठीक,
ये सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। अब देखो दूसरे तरह के जो बायोरिएक्टर होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पार्ज स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अच्छा, इसमें भी यही चीजें होती है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें होता है स्पार्जर और एरोटर। स्पार्जर और एरोटर, अब इसको यहां पे समझिए कि ये क्या है। देखो ये है क्या, ये समझिए यहां से आप पानी कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, ये रॉड जैसी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे होल्स होते हैं, किस लिए, ताकि एयर जो है ना इसके अंदर जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं हम स्पार्जर, तभी नाम क्या पड़ गया है इसका, स्पार्ज स्टायर्ड टैंक। स्टायर्ड इसको बोलते हैं, जो ये घूमता है ना यहाँ से, जिससे मिक्सिंग होगी, उसको बोलते हैं। तो इसके थ्रू एयर जो है ना इसके अंदर एंटर करती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एयर भी तो चाहिए। तो यहाँ पे समझिए आप, इन स्पार्ज स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द स्पार्ज स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर इज इंक्रीज्ड। होगा ना, वो जब छोटे छोटे होंगे तो वो बेटर तरीके से यहाँ पे जा रहा है, और ये बबल्स की फॉर्म में जाएगा। बबल्स विल इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया इन स्पार्ज, whereas in the absence of the oxygen bubbles in this, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन चल जाता रहेगा, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। होपफुली दैट इज क्लियर, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और द डिफरेंट, तो याद रखना है कि कौन कौन से दो तरह के बायोरिएक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक स्पार्जर। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे स्पार्जर प्रेजेंट होता है। The sparger is present. I hope this is clear. तो अब चलिए अब देखते हैं कि बायोरिएक्टर्स बेस्ड, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडिया एडिशन, कि मीडिया आप एक ही साथ एडिशन कर रहे हो कि बार बार एडिशन कर रहे हो। मीडिया मतलब क्या है, यहाँ पे वही बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, आप बार बार ऐड कर रहे हैं कि एक ही साथ ऐड कर रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे दो तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं, इसको यहाँ पे समझिएगा। देखो मीडिया है क्या, मीडिया मतलब होता है न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसमें कि बैक्टीरियल कॉलोनीज या कोई और जो होस्ट सेल होगी वो ग्रो करेगी, ठीक है ना, ठीक। अगर ये सिर्फ एक ही बार ऐड करा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, द मीडिया कैन बी सप्लाइड टू द बायोरिएक्टर ओनली वंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। जो ये पूरी प्रोसेस है ना, एक ही बार ऐड कर दिया, जब हमें फिर प्रोडक्ट मिल जाएगा उसके बाद बायोरिएक्टर को पूरी तरह से स्टरलाइज कर देते हैं, फिर एक फ्रेश बैच मीडिया का लाएंगे और फिर कल्चर ऐड करेंगे, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू जाएगी। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो मीडिया है ना, वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है ना वो हम सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जब आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको एक तरफ से रिमूव भी करना पड़ेगा, मतलब एक तरफ ऐड करोगे, दूसरी तरफ क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसी की बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के बायोरिएक्टर्स, एक होता है सिंगल बैच रिएक्टर बायोरिएक्टर और दूसरा है कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर। सिंपल बैच बायोरिएक्टर का मतलब क्या है, द मीडिया इज एडेड ओनली वंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, एक ही बार शुरुआत में ऐड कर दिया बस, उसके बाद उसको छेड़ोगे नहीं। और एक होता है कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर, इसमें क्या है, इसमें जो यूज्ड मीडियम होगा ना उसको निकालेंगे भी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से फ्रेश जो मीडिया है वो ऐड भी करा जाता है, फ्रेश मीडियम जो है ना वो ऐड करा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। So we have got single bioreactor and continuous bioreactors. तो अब यहाँ पे देखते हैं सिंगल बैच बायोरिएक्टर, और दूसरा एक और क्या होता है, फेड बैच बायोरिएक्टर।
तो जरा इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, कहीं पे कोई इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। आपको पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरफ होती है? ये समझ लीजिए, यहां से है टाइम और यहाँ पे हो रही है ग्रोथ। किसी को मालूम है? ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लैग फेज। याद आया कुछ? शायद पहले पढ़ा होगा। जब ये अभी शुरुआत में हो रहा, जब ये तेजी से होता है, इसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। या तो लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। और तीसरा ये जो है वो है स्टेशनरी फेज। This is the stationary phase. Hopefully that is clear. तो बात समझ में? सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से फेज में होती है बेटा? सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में होती है? तो जो सिंगल बैच है ना, उसमें ये तीनों फेज होंगे। लैग फेज होगा, शुरुआत में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होंगे, फिर तेजी से बढ़ेंगे, लॉग फेज में जाएगा, और फिर इसके बाद जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे ना, तब वो स्टेशनरी फेज में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से होता है। लेकिन जो वो वाला था कंटिन्यूअस बैच, हाँ, जो कंटिन्यूअस बैच है उसमें क्या होगा? क्योंकि उसमें आप ऐड कर रहे हो एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकाल रहे हो, तो उसमें जो है ना एक्सपोनेंशियल फेज होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी में होती है कंटिन्यूअस बैच कल्चर में। तो जरा देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स। आप इसको समझिए, पहले सिंगल बैच और फिर कंटिन्यूअस बैच को हम लोग डिस्कस करेंगे। आधार पे, इस आधार पे कि जो उसमें मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो एक बार में ही डाल देने या वो लगातार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, वो भी हम देखेंगे। सो बायोरिएक्टर्स बेस्ड ऑन मीडिया सप्लाई, लेट्स अंडरस्टैंड। बायोरिएक्टर्स बेस्ड ऑन मीडिया सप्लाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? मेनली अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पहला था सीड स्टॉक का तैयार करना। सीड स्टॉक तैयार हो गया तो अपस्केल करा उसे। उसके बाद बायोरिएक्टर्स का जिक्र हो रहा है। सो बेस्ड ऑन द मीडिया सप्लाई, बायोरिएक्टर्स दो तरह के हैं बेटा, सिंगल बैच बायोरिएक्टर एंड कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर, राइट? कॉन्टिन्यूस बैच या फेड कर रहे हैं, जिन्हें लगातार फीड किया जा रहा है, जिनमें मटेरियल बार बार डाल सकते हैं। दो तरह के, एक हो गया सिंगल बैच कि एक बार में ही मटेरियल डाला, सारा सेटअप कर दिया और फिर बैठिए इंतजार कीजिए प्रोडक्ट के बनने का। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा मटेरियल आप डालते जा रहे हैं, बार बार डालते जा रहे हैं। अब उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ गए ना। आप कितनी भी स्टेराइल कंडीशन बना के रखें, जब आप बार बार उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि अनसेफ हो वो चीज और उसमें कंटेमिनेशन हो जाए, राइट? दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सिंगल बैच बायोरिएक्टर, ठीक है? देखिए डायग्राम आपके सामने है जी। मेन बातें अंडरलाइन करता हूं। सिंगल बैच बायोरिएक्टर वेसल कैसा होता है? यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। इसे एक बार आपने जब शुरू कर दिया, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडियम वगैरह, इट इज प्रोवाइडेड वंस, एक बार डाल दिया ना, आपने अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डालने उसमें वो भी डाल दिया, पीएच भी मेंटेन कर दिया आपने, और आपने टेम्परेचर भी मेंटेन कर दिया, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन है, सेटअप को स्टार्ट कर दिया और फिर इंतजार कीजिए। अब इसमें क्या होता है बेटा? ऑल द 3 phases ऑफ ग्रोथ आर ऑब्जर्व्ड, दे आर फॉलोड। किस चीज की ग्रोथ? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमने डाला हुआ है उसकी ग्रोथ के अलग अलग फेजेस, लैग फेज,
देन एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज, है ना, ये अलग अलग फेजेस हैं, सारे ऑब्जर्व होंगे यहाँ पे। देखें जी आगे, पॉइंट्स नोट कर लिया आपने, हेडिंग दे लीजिए, सिंगल बैच बायोरिएक्टर। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडियम आर प्रोवाइडेड वंस, एक बार में। पॉइंट नंबर 3, all three phases of the growth of the host organism are observed या followed. Now, देखो इधर, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ध्यान से दीजिए। It is a growth curve। जो सेल्स हमने डाले हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, या जो भी हैं, अब कैसे वो उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, यहां पे हमने इस एक्सिस पे लिया है समय, टाइम इन आवर्स, राइट। यहां से इनोकुलेशन शुरू करा है, 1 घंटा, 2 घंटे, देन 3 आवर्स, देन 4 आवर्स एंड सो ऑन। इस एक्सिस पे हमने ले लिया है नंबर ऑफ सेल्स। अगर आप साथ के साथ बना सकें ग्राफ तो वेल एंड गुड, बना लीजिए, इजी है, मैं समय दे रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, और एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। शुरुआत का समय देखिए, यहां दिख रहा है जी लैग फेज, लैग है, गैप है, अभी समय लग रहा है उन्हें ग्रो करने में, मल्टीप्लाई होने में। उसके बाद तेजी से हमें ये इतना शार्प इंक्रीज मिला, ग्रोथ मिली, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रो का 2, 4, 8, 16, है ना, इतनी तेजी से। उसके बाद स्टेशनरी फेज आ गया, ठीक है जी। डिफरेंट फैक्टर्स ऑपरेट करने लगेंगे कि अब वो फिर इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्टेशनरी हो गया है। देन इट गोज डाउन, देयर इज डिक्लाइन और द डेथ फेज। ये ग्राफ हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको ये ग्राफ्स डिस्कस करवाऊंगा, राइट। सो जब सिंगल बैच बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो उसमें ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करें रिजल्ट्स तो हमें कुछ ग्रोथ कर्व इस प्रकार का मिलता है। ऑल द 3 phases of the growth curve are observed. There is lag phase, there is exponential phase, and then you see the stationary phase also. So that was single batch bioreactors. अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है सिंगल बैच बायोरिएक्टर, सारे वही हैं, सारे सिस्टम्स वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और कल्चर जो है ना, वो एक ही बार ऐड कर दिया जाता है, फिर इसको, इस बायोरिएक्टर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती है। तो मतलब इसमें तीनों डिफरेंट फेजेस होंगे, बात समझ में आ रही है? ठीक, कर्व्ड बेस भी होता है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर वैसी ही है ना। उसके अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैं समझा ही चुका हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई यहाँ पे परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ग्राफ एक बार फिर से बता दीजिए, ग्राफ। बेटा मान लो कि आपको, सपोज करो कि आप दही बना रहे हो, ठीक है ना। दही किससे बनाएंगे? मिल्क से बनती है। ये मिल्क था सपोज पहले, और आपने इसमें ऐड कर दिया कुछ, थोड़ा बहुत दही तो ऐड करना पड़ता है ना। ठीक, जब आप करेंगे तो बहुत सारा दूध है, ठीक है, तो लेकिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत कम है। तो जब ये थोड़े से बैक्टीरिया और बढ़ेंगे ना, ठीक, थोड़े से बढ़ेंगे, तो ये अभी पहले ग्रो ही कर रहे होते हैं, तो वो होता है लॉग फेज, मतलब शुरुआत में। जब लेकिन फिर क्या होगा, एक बार बन गए कुछ बैक्टीरिया, तो उससे फिर रैपिडली ये प्रोसेस होती है, तो वो दूसरा जो फेज होगा ना, वो होगा एक्सपोनेंशियल फेज, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सारा है, दूध बहुत सारा है हमारे पास, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जब ये दूध खत्म होना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपका शुरू हो जाएगा स्टेशनरी फेज। बात समझ में आ रही है? तब प्रोसेस फिर रुक जाएगी।
तो ये बिल्कुल वैसी इस बैक्टीरिया की ग्रोथ भी होती है। समझ में आया? तो शुरुआत में कम ग्रोथ होगी, बाद में एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज में सबसे रैपिड ग्रोथ होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत है। फिर जब रॉ मटेरियल खत्म होना शुरू होता है ना, तब फिर आता है स्टेशनरी फेज, क्योंकि फिर आपको ग्रोथ के मौके कम है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सब लोग करोगे आई होप, होपफुली। कंटिन्यूअस कल्चर हैज सेल्स मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेज? कंटिन्यूअस कल्चर बोल रहा हूं मैं, अभी बैच कल्चर नहीं बोल रहा। बैच कल्चर मतलब हो गया एक बार ऐड करना और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना। ए है स्टेशनरी फेज, बी है लैग फेज, सी है बोथ ए एंड बी, और फिर डी है एक्सपोनेंशियल फेज। यही तो गड़बड़ कर दी भाई। देखो बेटा, ये किस लिए हम ऐड कर रहे हैं? हम एक तरफ से देखो उसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बैच में क्या होता है, एक तरफ से ऐड करा जाता है, एक तरफ से रिमूव करा जाता है। तो उसमें तो जो वो थी ना डेफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल, जो वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए उसमें क्या होगा, उसमें लॉग फेज सबसे ज्यादा होगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो चलिए अभी इसके बारे में भी देख लेते हैं, फेड बैच कल्चर क्या है। ये वीडियो देखिए, फिर और डिस्कशन इस पे कर। लगातार बार बार कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स जो काम कर रहे हैं, देखते हैं जी वो कैसे हैं। वो एक ओपन सिस्टम है। हेडिंग दे लीजिए, फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स, ओपन सिस्टम। ये क्लोज्ड नहीं है। इससे पहले जो हमने पढ़े वो क्लोज सिस्टम था। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड एंड कल्चर इज रिमूव्ड। न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड हो रहा है, कल्चर रिमूव हो रहा है पीरियोडिकली। ठीक है, पीरियोडिकली ये करना पड़ रहा है, उसमें नहीं करना था हमें। यहां पे एक्सपोनेंशियल फेस जो है मेंटेन रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बार बार ऐड हो रहे हैं, है ना। तो यहां पे वो एक्सपोनेंशियल फेस मेंटेन रहा। वहां पे हमें लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेस देखने को मिला था। यहां पे एक्सपोनेंशियल फेस मेंटेन्ड है। डायग्राम इसका देख लीजिए, एजिटेशन सिस्टम है, फीडिंग पंप है, राइट, मेन रिएक्टर टैंक है, टेम्परेचर और पीएच यहां भी मेंटेन्ड है। वो तो हमें इन जनरल बायोरिएक्टर्स में मेंटेन करके रखने ही पड़ते हैं, टेम्परेचर भी, पीएच भी। नाउ सी, अब यहां पे आप ग्राफ देखिए, ग्रोथ कर्व देखते हैं बेटा। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है आवर्स में। यहां पे इनोक्यूलेशन हुआ, मतलब हमने उस कल्चर मीडियम में ऐड करा है होस्ट ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट वाला। पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा, चौथा। सो हम देख रहे हैं लगभग 1.5 आवर पे, 1.5 आवर्स पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलनी शुरू हुई, और ये मेंटेन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट ऐड हो रहे हैं, और जो कल्चर है फिर वो साथ के साथ रिमूव भी हो रहा है। तो जो बैक्टीरिया है उनको भोजन पानी मिल रहा है, भाई आराम से मल्टीप्लाई करते रहो, ग्रो करते रहो। क्लियर है जी? एज आई टोल्ड यू कि दोनों के ही अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। कंपैरिजन करके देख लेते हैं। सिंगल बैच बायोरिएक्टर्स जो है वो सेफ है। सेफ इन व्हाट सेंस? क्योंकि आपने एक बार पूरी स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, ऑन कर दिया, उस प्रोसीजर को ऑन कर दिया। बार बार आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। सो बाहर से कोई चीज उस कल्चर को कंटेमिनेट कर पाए, इसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। सो इट इज सेफ, इस सेंस में सेफ कहा गया। ठीक है जी। और जबकि फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स इस सेंस में अनसेफ है। यू आर रिपीटेडली opening that system, adding something new, you're closing it, then you're opening it, so there are chances कि कोई contamination हो जाए उसमें। So comparatively unsafe। ठीक है। नेक्स्ट, जो सिंगल बैच वाले हैं भाई वो कॉस्टली, महंगा पड़ता है वो सौदा हमें, और ये वाले कॉस्ट इफेक्टिव हैं।
सिंगल बैच वाले टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे लेस टाइम है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम सेफ्टी वाला इशू 1 मिनट के लिए हटाएं तो ज्यादा बेहतर हमें कौन से दिख रहे हैं जी? फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स। बट सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो ह्यूमंस पे यूज होने हैं, ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए हो सकती है, वो चीज ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करनी है, वो कोई दवाई हो सकती है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि उसमें किसी किस्म का कोई कंटेमिनेशन या गड़बड़ ना हो जाए। ये आप देखिए, ये है फेड बैच बायोरिएक्टर, इसको अभी हम लोगों ने बोला था कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर। ये एक ओपन सिस्टम होता है ना? आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि ओपन सिस्टम क्या चीज होती है ना? ओपन क्लोज सिस्टम। यहाँ भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली ऐड करे जाते हैं और साथ साथ एक तरफ से जो ना जो यूज्ड कल्चर होता है उसको रिमूव भी करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज होगी, मतलब ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी इसमें देखो एक्सपोनेंशियल फेज आपको दिखेगा, तो अगर सिर्फ यही वाला ग्राफ आ जाए तो समझ लीजिए कि ये कौन से किसके लिए है, ये कंटिन्यूअस बैच के लिए है। Hopefully that is clear. अब आप यहाँ पे समझिए, नहीं आया मेरे में तो। नहीं अभी नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन। ठीक है, वेट करो। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है। अरे हाँ, बेटा डायरेक्टली मैंने डिस्कशन आ गया। हाँ ठीक, रुक जाओ, मैंने किया है, ओके सब्र करो थोड़ा। देखिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, जब फर्मेंटेशन कर लेते हैं ना, ठीक है, और डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको हमने रिकवर कर दिया और प्यूरिफाइड कर दिया, उसके बाद वाले प्रोसेस। अब उसके बाद क्या होता है, आप लोग समझ सकते हो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जब आप प्रोडक्ट, मान लो कि जब इंसुलिन आया होगा ना शुरुआत में, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये इंसुलिन ऐसा है, अब भाई आप तो चलो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो शायद समझ सकते हो कि हाँ ये यही होगा, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा ये जो प्रोसेस है ये सही है। पहले आपको डॉक्टर्स को भी समझाना पड़ेगा कि भाई एक नया प्रोडक्ट इस तरह से इस टेक्निक के थ्रू हमने लॉन्च किया है, तो उसको समझाना पड़ेगा आप, ठीक है ना? तो वो सब आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी जो बायोसिंथेटिक फेज है, मतलब आपने प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट को आपको सेपरेट भी करना पड़ेगा और प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ड्राइंग से कर सकते हैं। एक और टेक्निक होती है जिसको हमें यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू, क्योंकि अब जो ये बायोरिएक्टर में ऐसा थोड़ी कि आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, उसमें तो ये बैक्टीरिया भी है, होस्ट सेल्स भी है, और जो थोड़े बहुत आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी उसी में ऐड होंगे, और हो सकता है थोड़ा प्रोडक्ट भी आपको। तो उन सबको आपको तो क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और जब आपने प्यूरिफाई कर लिया तो प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट भी करना पड़ेगा। फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, जो आप टैबलेट खाते हैं ना, जैसे पैरासिटामोल आप खाते हो, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की होती है, उसमें दूसरे भी एजेंट्स होते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, या जैसे आप लोगों ने जैसे
बच्चों के लिए जो होती है ना दवाएं, उनको थोड़ा सा स्वीट रखा जाता है ताकि बच्चे जो है ना वो खा सकें, वरना वो खाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो उसमें प्रिजर्वेटिव उसमें करने पड़ते हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मुलेशन, ठीक है। और फिर इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। पहले हम लैब एनिमल्स पे करते हैं, और जब लैब एनिमल्स पे सारी सही रिपोर्ट आती है तो फिर हम ह्यूमन बींग्स पे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, और तभी उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं। लेकिन इस सबको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये है कि भाई ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन इससे बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं, पेशेंट मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि नहीं, या मतलब इस जो जिस बीमारी के लिए ये यूज होता है उसको उसके पेशेंट बहुत सारे हैं कि नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। मतलब ये जब आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया उसके बाद की स्टेप है, जो आप क्या करते हैं, फिजिबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन जनरल पब्लिक उसको देखते हैं, उससे पहले कि आप मार्केट में उसको ले जाएं। वरना पता चला कि आपने मार्केट में तो कर दिया लेकिन वो प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा है, तो आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये प्रोसेस काफी कॉस्टली होती है, इतनी इजी नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? ऑप्शन ए फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी सेपरेशन, ऑप्शन सी प्यूरिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज स्क्रीनिंग। बताइए जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में नहीं आता है। भाई फॉर्मुलेशन बताया था अभी कि भाई प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, दूसरी चीजें, एक है सेपरेशन, एक है प्यूरिफिकेशन और एक है स्क्रीनिंग। इट इज द स्क्रीनिंग। अभी बताया था ना ये बेटा, क्या बताया था मैंने? स्क्रीनिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टेप है जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी फिजिबिलिटी या यूटिलिटी जनरल पब्लिक में है कि नहीं है, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले आता है। तो ये जो है ना इसमें नहीं आता है, किसमें? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में नहीं आता है स्क्रीनिंग। नाउ डिड यू नो, और क्या चीज है ऐसी जो हमें जाननी है? That it was during the First World War that a British scientist named Jane Wiseman developed a fermenter to produce acetone using Clostridium acetobutylicum. मतलब ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेन वाइजमैन, who developed this fermenter किस लिए? To produce acetone, किससे? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है Clostridium acetobutylicum, उसको यूज किया गया। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, बैच फर्मेंटेशन मतलब एक क्लोज सिस्टम में होता है और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन एक ओपन सिस्टम में होता है। एक बार फिर से देख लीजिए इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला है बैच फर्मेंटेशन, दूसरा है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या करते हैं? कंडीशंस वंस सेट अप कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, मतलब एक बार जैसे कंडीशंस कर दी उसको वैसे ही रखेंगे। द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड ओनली वंस अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब प्रोडक्ट बनेगा तभी आप इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में क्या करते हैं? यहाँ पे यूज्ड मीडियम एक तरफ से ड्रेन्ड करा जाता है और दूसरी तरफ से फ्रेश मीडियम को ऐड करा जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो सेल्स होते हैं कल्चर में, दे आर इन फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज में होते हैं ये। ठीक, नाउ एक और चीज यहाँ पे, बैच फर्मेंटेशन, द बैक्टीरिया गोज थ्रू ऑल द ग्रोथ फेजेस, दैट इज द लैग फेज, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी फेज। और दूसरा क्या है? द बैक्टीरिया इन द कल्चर यूजुअली स्टेज इन द एक्सपोनेंशियल और द लॉग फेज। ठीक, या तो ये लॉग फेज में होते हैं या फिर ये क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज में होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सेफ है, इसको स्टलाइज करा जाता है,
with very little risk of infection या strain mutation। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ऐड कर दिया, उसके बाद उसको छेड़ते ही नहीं आप। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मैच में क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है सारी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप फर्मेंटर जो है ना वो ऐड करते रहते हैं एक तरफ से कल्चर में। एग्जाम्पल इसमें बैच फर्मेंटेशन की यीस्ट कल्चर इन अ फ्लास्क, और ये है प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। ये भी एक माइक्रोब है, बाकी चीजें आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे क्या क्या होती है। अच्छा, एक और भी है जिसको बोलते हैं फेड बैच कल्चर। क्या बोलते हैं? फेड बैच कल्चर। वो इन दोनों के बीच का कुछ है। क्या है मतलब, यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो कल्चर है ना वो बहुत कम यूज होता है, एक्सेप्ट इन दीस कल्चर्स। Continuous culture is being replaced by batch fed culture, which is a healthy compromise between the system। इसमें क्या करा जाता है, इसमें इस प्रोसेस को थोड़ा सा और कंट्रोलेबल करते हैं। इसमें द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द कल्चर, यहाँ पे समझ लीजिए, कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडिंग nutrient concentration periodically during the fermentation at not all at the starting। मतलब थोड़ा रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद जो है ना वो ऐड करते रहते हैं। उधर तो आप कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे थे, कहाँ पे? कंटिन्यूअस बैच कल्चर में। यहाँ पे फेड बैच कल्चर में आप क्या कर रहे हैं, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप जो फ्रेश मीडिया है वो ऐड करते रहते हैं। ठीक है ना? Thus the rate of this growth can be kept at pace with the rate with which the oxygen is supplied। तो मतलब उधर देखो कंटिन्यूअस बैच में एक प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि उधर से ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एरोबिक प्रोसेसेस होती है, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फेड बैच कल्चर में ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप जो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और जो आप यहाँ पे कल्चर मीडिया ऐड कर रहे हैं वो थोड़ा सा साइमल्टेनियसली हो सकता है। इज इट क्लियर? तीनों तरह के समझ में आ गए बेटा? अब चलो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। Stirrer in a stirred tank bioreactor has been designed for option A, formation of the substrate, option B, ensuring anaerobic conditions in the culture vessel, option C, addition of preservatives, and option D is increasing availability of oxygen throughout the process। The correct answer, it is the option D, that increasing the availability of oxygen throughout the process। स्टेरर का काम यही है कि ऑक्सीजन जो आ रहा है ना नीचे से, ठीक है ना, उसको वो पूरी प्रोसेस में जो है ना पूरे उसके अंदर वो अवेलेबल कराए। एक बार देख लो यहाँ पे, ये है बायोरिएक्टर आपका, है ना, ये यहाँ पे मोटर है, और ये देखो ये है ऊपर से क्या है, फोम ब्रेकर, और ये है अंदर ये जो रॉड जैसा है वो है स्टेरर। ठीक, और ये है इधर से एरेटर या स्पार्जर, जिसको हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम यही हो गया जो कि मिक्स करता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, और बाकी सारे सिस्टम्स भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो क्या पता चला यहाँ पे कि जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है, और मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। जो भी उस
मिक्सिंग थोड़ा सा अच्छी तरीके से हो। द स्टेरर facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, नहीं तो वो तो पता ही है आपको, वो स्पार्जर से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया अभी तक हमारा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इसके बाद ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट बन गया, बट लेकिन उसमें सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ी है, उसमें तो बैक्टीरिया भी है, उसमें तो थोड़ा बहुत जो कल्चर होगा वो भी होगा, और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं वो भी हो। तो अब उनको कैसे सेपरेट किया जाए, क्योंकि वी वांट ओनली द प्रोडक्ट, तो वो करते हैं हम इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से। किससे करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी अब और जान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन करें। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पहला पॉइंट इसमें आएगा रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्ड प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट बन गया, चलो मान लो इंसुलिन हार्मोन बन गया, उस सेल ने जो भी चीज बनाई है वो बन गई, लेकिन अब उस पूरे बायोरिएक्टर वेसल में वो प्रोडक्ट भी है, आपके पास कल्चर मीडियम भी है, पीएच मेंटेन करने के लिए आपने कुछ चीजें डाली थी वो भी मौजूद है, उसके अलावा वो इनिशियल सेल भी प्रेजेंट है। तो इतनी सारी चीजें तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट ही चाहिए था। प्रोडक्ट रिकवर करना है और उस प्रोडक्ट को अच्छे से प्यूरिफाई करना है, और जितने भी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, उनको हटाना पड़ेगा। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय द सेल्स या प्रेजेंट इन द कल्चर मीडिया। सेल ने उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के अलावा और भी तो चीजें हो सकता है बनाई हो, वो तो हमें नहीं चाहिए, है ना, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के फर्दर क्या क्या स्टेप्स हैं, गौर फरमाइएगा। पहला है सेपरेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स को सेपरेट कर लिया भाई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल्स, हो सकता है वो जो प्रोडक्ट बना है वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर ही है, सेल ने उसे बाहर रिलीज नहीं करा, सेल के अंदर है, तो फिर आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा उसके अंदर से, उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करा, उसे कंसंट्रेट करा, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर था तो उसमें तो पानी भी होगा, साइटोप्लाज्म में कितना सारा पानी है सेल में, तो आपको अपना प्रोडक्ट कंसंट्रेट करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो कितने सारे अभी स्टेप्स बाकी हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। नंबर 1 सेपरेशन ऑफ द सेल्स, नंबर 2 डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल्स अगर प्रोडक्ट इंट्रासेलुलर है, नंबर 3 एक्सट्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सो लेट्स सी these steps one by one. Number 1 सेपरेशन ऑफ द सेल्स। कैसे सेल्स को हम सेपरेट करेंगे? एक तरीका है भाई हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेशन करके फिल्ट्रेशन कर दें तो वो सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे प्रोडक्ट को, और हमारे कल्चर मीडियम को टोटल जो हमने बायोरिएक्टर में डाला था, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा, एक पर्टिकुलर स्पीड पे उसे घुमाया, डेंसिटी के हिसाब से हैवियर चीजें सेटल कर जाएंगी नीचे, राइट। हमारा रिटेंटेंट और सुपरनेटेंट आ जाएगा, सुपरनेटेंट हटा देंगे, सेल्स मिल गए, हम सेल सेपरेशन हो गया, ठीक है। नाउ कई केसेस में जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। मान लो बैक्टीरिया है और उनके अंदर वो डिजायर्ड प्रोटीन है, तो सेल को तोड़ो, लाइसिस करो सेल का, ताकि उसके अंदर से वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाए, ठीक है जी। नाउ देयर आर केसेस जहां पे सेल उस पर्टिकुलर प्रोटीन को सिक्रीट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो जो भी प्रोडक्ट बना है एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और कई केसेस में इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। और जो इंट्रासेलुलर है, द प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द सेल लाइसेट। सेल का लाइसिस जो कर दिया उसमें से निकालना पड़ेगा जब सेल को तोड़ दिया। और अगर बात ये थी कि सेल ने वो रिलीज करा है, तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, आई टोल्ड यू कि सेल हैवियर है, वो सेटल कर जाएंगे और उनके द्वारा सिक्रीट की गई चीज ऊपर ऊपर रह जाएगी सुपरनेटेंट में, तो प्रोडक्ट विल बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द सुपरनेटेंट, एंड इन द सेकंड केस सेल के लाइसिस करना पड़ेगा। इसमें अब देखो यहां दिखाया गया कि वेक्टर विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है जी, ये दिख रहा है हमें। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी है, हो सकता है कोई एंटीबॉडी वो बना रहे हो, वो भी मौजूद है। सो कहने की बात यह है कि अब हमें इन चीजों को सेपरेट भी करना पड़ेगा।
अगर बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड प्रोटीन है तो उसका डिसइंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोई मैकेनिकल मेथड, कोई केमिकल मेथड या एंजाइमेटिक मेथड लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं हम। We can use the mechanical method, we can use some chemical method, we can use some enzymes also to do that. So in downstream processing, we have seen separation of the cells, disintegration of the cells. What is this extraction and then concentration? समझे अब ये? इसके बाद फिर प्यूरिफिकेशन, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कमर्शियली कैसे पैकिंग हो रही है उस चीज की और वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। Let's talk about extraction and concentration, उस चीज को concentrate करना। See, we have to extract the product from the cell. सेल को ब्रेक करना है तो कोई मैकेनिकल तरीका, कोई केमिकल, कोई एंजाइमेटिक तरीका हो सकता है। ओके, राइट जी? नाउ प्यूरिफिकेशन, यू हैव टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट मिल गया, हो सकता है अभी कुछ इंप्यूरिटीज उसके साथ हो, तो भाई इंप्यूरिटीज के लिए तो कोई जगह नहीं है। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसके जरिए हम अपने उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे समझिए आप डाउनस्ट्रीम देखो, एक बार अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट बन गया ना, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिकवर और प्यूरिफाई भी तो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल्स, एक्सट्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन, और अल्टीमेटली क्या है, प्यूरिफिकेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर होंगे ना, वो प्रोडक्ट्स जो आपके होंगे वो सेल के अंदर ही होंगे, तो यू नीड टू गेट दोज फ्रॉम द इनसाइड द सेल्स। सेल्स के अंदर से हमें उसको बाहर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये है आप क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट में क्या है, वेक्टर, डीएनए लाइगेज, होस्ट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कॉलम सेकंड में क्या है आपका, मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैरियर्स, मॉलिक्यूलर ग्लू और बैक्टीरियल सेल। सो इन ऑप्शन ए यू हैव A to B first, C fourth and D third. Option B you have A second, B first, C third and D fourth. Option C you have A second, B third, C fourth and D first. And then option D you have A first, B second, C third and D fourth. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आज हमारा जो ना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद दूसरा भी है, एप्लीकेशन वाला भी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। सभी बच्चे बेटा आंसर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। ये तो बहुत सा आसान सा है। वेक्टर बताइए क्या होता है, इसका काम कैरियर का है। डीएनए लाइगेज, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि जोड़ता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को। होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरियल सेल होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स है। होपफुली दैट इज क्लियर।
तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, वो था क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। ये क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और इनसे क्या फायदा है, इसको आप लोग ये जानिए। प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट, कंपैरेटिव एफिकेसी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। डोज फाइंडिंग से क्या मतलब है, सुनिएगा जी गौर से। यू हैव टू असेस दैट ड्रग या थेरेपी जो भी आपने बनाई है, आपको चंद ह्यूमंस पे ट्रायल करना पड़ेगा। 20 से लेकर के 100 पेशेंट्स तक हमें ट्राई करनी पड़ेगी वो चीज। मान लीजिए डायबिटीज पेशेंट्स ही हैं, आपकी किसी कंपनी ने इंसुलिन बनाया, एक नया ह्यूम्यूलिन या जो भी नाम आप दे लीजिए, है ना, ह्यूमंस पे ट्रायल कीजिए। ठीक है जी, आपने करा ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन कोई ना कोई हो सकता है अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हो। आप कितनी भी सोच समझ के साथ अपनी तरफ से सही चीज बना लीजिए, हो सकता है वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे जाए। तो हमें तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा कि उसके फायदे ज्यादा हैं या उसके नुकसान ज्यादा हैं या दोनों बराबर हैं। तब जाकर के फिर डिसाइड होगा कि फाइनली इसे कमर्शियली अवेलेबल कराया जा सकता है जनरल पब्लिक के लिए या नहीं। You got it? So, testing of the beneficial effects and undesirable effects दोनों over 100 diagnosed patients, 100 या 100 से ज्यादा पेशेंट्स में वो चीज देखी जाएगी। कंपैरेटिव एफिकेसी, दैट मींस कंपैरिजन किया जाएगा ऑफ द न्यू विद द स्टैंडर्ड थेरेपी। जो आपने, जैसे मैंने कहा, आप वैज्ञानिक हैं, आपने पूरी लेबोरेटरी सेटअप करके और उसके बाद आपकी कंपनी ने बना दी वो पर्टिकुलर प्रोटीन, उसका इस्तेमाल किया गया जिस भी पर्पस के लिए आपने बनाया है। सो ऑलरेडी भी तो कोई ना कोई थेरेपी एग्जिस्ट कर रही होगी ना उसके लिए, तो फिर हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ द न्यू विद द स्टैंडर्ड थेरेपी जो ऑलरेडी यूज की जाती थी। मान लीजिए इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से हमने अब बनाया, और उससे पहले जो था पेशेंट सिर्फ दवाइयां ही लेते थे, मेटफॉर्मिन दवाई लेते थे या जो भी दवाइयां ले रहे थे, तो हम उसके कंपैरिजन में देखेंगे इस चीज को कि ये ज्यादा बेटर है या वो ज्यादा बेटर थे। So this will be conducted in multiple locations throughout the world. दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे ये चीज देखी जाएगी, 1000 या उससे ज्यादा लोगों में। ठीक है जी। सो दैट मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स में भी समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने बना दिया, चाहे वो सिंपल एक फ्लेवर सेवर टोमेटो ही क्यों ना हो। आगे पढ़ेंगे हम ये सारे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके जो हमने अलग अलग तरह की ये चीजें बनाई हैं, चाहे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं चाहे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। विल डिस्कस अबाउट दीज। सो कमर्शियली लार्ज स्केल पे ये इतनी आसानी से पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है ना, बिकॉज ये ह्यूमंस के साथ डील कर रही है ये चीज डायरेक्टली। सो यू हैव टू मेंटेन वेरी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। हर बार, हर बैच में, हर लॉट में जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल रखना। स्टेप्स टू मेंटेन आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा हर बार। क्या क्या स्टेप्स हैं कि उस प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी, उसका अस्तित्व, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता बनी रहे हमेशा के लिए। मान लीजिए पहला लॉट जो आपकी कंपनी ने बनाया था वो तो बहुत बढ़िया निकला, सेकंड वाले लॉट में कोई गड़बड़ आ गई तो भाई उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके द्वारा क्वालिटी, प्रोडक्ट की वैलिडिटी, ये सब बनी रहेगी। मेजर स्टेप्स क्या है इसमें? डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन, आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसकी पैकिंग में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हर बार जब नया लॉट बनाया है उस फैक्ट्री ने, उस कंपनी ने, उस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन, उसकी क्वालिटी, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, पैकेजिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे इंसुलिन इंजेक्शन घर में रखते हैं तो फ्रिज में रखने होते हैं, भाई कम तापमान पे रखने हैं, आपको बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रखना है, उसे खराब हो जाएगा इंसुलिन। सो हर चीज का ध्यान रखना होता है यहां पे। देखिए क्या क्या है काम यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डोज, है ना, कि प्रॉपर डोज क्या है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। देन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे और कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट तो नहीं है इसका, वो भी देखना पड़ेगा, तभी तो
क्योंकि वी नो दैट मेडिसिन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कंपैरिजन ऑफ न्यू विद स्टैंडर्ड थेरेपी, जो अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसको पहले से जो ट्रीटमेंट चला रहा है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और ये अलग अलग लोकेशंस में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सो दैट इज इट। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सो दैट इज इट, बस इतना ही है। तो इसमें अब नॉर्मली क्या लगेगा आपको कि शायद ये जो है ये जो लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये तो बहुत ही आसान सा एक सर ने 2-3 मिनट में बता दिया, बट ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उनमें मैक्सिमम जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो इसी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही काम करते हैं, इंक्लूडिंग मार्केटिंग भी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सो दैट इज इट। होपफुली जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी और जो आपके मॉड्यूल है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में। और फिलहाल तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है इस चैप्टर के बारे में तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम